एक लड़के ने सस्ते बाल उगाने वाले तेल को अपने गंजे सिर पर लगाया ताकि बाल उगाए, लेकिन जैसे ही उसने तेल लगाया उसे तेज जलन महसूस हुई। उसने तुरंत पानी मिलाकर तेल को पतला किया और फिर दोबारा लगाया। इस बार ठंडक का एहसास हुआ जो काफी सुखद था। जल्द ही उसने अपना पूरा सिर अच्छी तरह ढक लिया। कल्पना कीजिए, अगले दिन उसके सिर पर चमत्कारिक बदलाव हुआ। उसकी बहन ने आवर्धक लेंस से देखा और खुशी से पाया कि उसके सिर पर पतले बाल उगने लगे हैं। पिता ने जब यह देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इस कहानी का असली रंग तो अब शुरू होने वाला था। लड़के के बाल इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि पढ़ाई के दौरान भी उनकी लंबाई बढ़ती ही रही। सिर्फ 7-8 दिनों में वह गंजे से बालों से भरा हुआ लड़का बन गया। यहाँ तक कि खाने पीने में भी परेशानी होने लगी। एक हफ्ते में ही उसके बाल 6 से 7 मीटर लंबे हो गए और रात को सोने के लिए भी उसे अपने बाल छत पर फैलाने पड़ते थे। उसके पिता हर सुबह उसके बाल काटते ताकि वह स्कूल जा सके। भगवान ही जानता है कि जब वह बालों वाला लड़का स्कूल जाता तो उसके बाल और तेजी से बढ़ने लगते, जिससे वह परेशान रहने लगा। जैसे ही उसके बाल असहनीय रूप से लंबे होने लगे, परिवार चिंतित हो गया। एक दिन उसके पिता ने एक अनोखा उपाय सोचा। उन्होंने उसे पास की विग फैक्ट्री में ले जाकर मशीन के पास लिटा दिया। वह हर रात वहीं सोता और उसके बाल तेजी से बढ़ते रहते। फैक्ट्री के कर्मचारी रात भर काम करते और बढ़ते बालों को काटते रहते। इसी तरह उस लड़के के बालों की वजह से फैक्ट्री का धंधा चल पड़ा। आधी रात का समय था जब एक छोटी बच्ची ने एक खौफनाक मंजर देखा। सड़क पर कूड़ेदान से भी बड़ा एक हाथ दिखाई दिया। अचानक उस विशाल हाथ वाले ने लड़की को देख लिया। गौर से देखने पर पता चला कि वह काला साया दरअसल कई मंजिल ऊंचा एक विशाल आदमी था। जब उसे लगा कि वह पकड़ा गया है तो वह तेजी से लड़की की ओर बढ़ा। बच्ची डर के मारे घबराकर अपने बिस्तर में छिप गई। उस विशाल आदमी ने अपने बड़े हाथों से लड़की को दबोच लिया और उससे लेकर सड़कों पर दौड़ने लगा। रास्ते में ट्रक आने पर वह अपने लबादे से खुद को दीवार बना लेता। पैदल चलने वालों के आने पर वह लाइट को ढककर अंधेरे में छिप जाता। सामने से आती कारों को देखकर वह सामान की तरह स्थिर हो जाता। वह बड़े कदम भरते हुए लड़की को शहर से दूर ले गया। समुद्र पार कर वह छलांग लगाकर चट्टान की चोटी पर पहुंचा। फिर बादलों के बीच से कूदकर वह दूसरी दुनिया में दाखिल हो गया। वह लड़की को अपनी गुफा में ले गया और उसे ऊंचाई पर टांगकर चाकू तेज करने लगा। लड़की को लगा कि उसकी जान खतरे में है। वह तुरंत लकड़ी के सहारे खिड़की तक भागी, पर खिड़की इतनी भारी थी कि वह उसे हिला न सकी। तभी उसका पैर फिसल गया और शोर सुनकर उसने लड़की से कहा कि बिना पंखों के वह यहाँ से भागने का न सोचे। फिर उसने लड़की को कड़ाही में रख दिया जैसे रात का खाना बना रहा हो। उसने 3 मीटर लंबा चाकू उठाया और पास रखी ककड़ी को काटने लगा। तभी बाहर से दहाड़ने की आवाजें आई। दरअसल सोकर उठे दूसरे दानवों का झुंड बाहर घूम रहा था। उसने लड़की को चेतावनी दी कि वह बाहर वालों की नजर में न आए, क्योंकि वे बेहद क्रूर और खून के प्यासे हैं। लड़की डर से कांप रही थी कि कहीं वह उसे खा न जाए, जबकि असल में वह शाकाहारी था। बॉब नाम का एक आदमी एक बहुत ही अजीब श्राप से परेशान था। वह अपनी दाढ़ी को चाहे जितनी बार शेव करता वह तुरंत वापस उग आती थी। उसने हजारों बार कोशिश की, लेकिन हर बार शेविंग के बाद दाढ़ी पहले से भी ज्यादा लंबी और घनी हो जाती। आखिरकार हार मानकर उसे उसी हालत में ऑफिस जाना पड़ा। जैसे ही बॉब ऑफिस पहुंचा, उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया और उस पर चिल्लाने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। केबिन के एक्वेरियम में रखी मछलियां अचानक बॉब के चारों ओर हवा में मंडराने लगी। बॉब कमरे में जहां भी जाता, मछलियां किसी साये की तरह उसके पीछे पीछे चलती। शाम तक जब वह घर पहुंचा तो उसकी दाढ़ी इतनी लंबी हो चुकी थी कि उसे संभालना मुश्किल था। इसलिए उसने अपनी दाढ़ी की एक लंबी चोटी गूंथ ली। लेकिन असली हैरानी तो नहाने के बाद हुई। बॉब के सारे कपड़े गायब हो चुके थे और दीवार पर सिर्फ एक पुराना फटा हुआ लिबास टंगा था। उसने उसे नजरअंदाज किया और अपना दूसरा सूट पहनकर एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, उसके बदन से सूट गायब हो गया। मजबूरी में उसने पहले वही फटा हुआ लिबास पहना और उसके ऊपर अपना सूट डालकर मीटिंग में पहुंचा। मीटिंग के बीच में जब बॉब के बोलने की बारी आई तो अचानक उसका सूट फिर से गायब हो गया। उसी पल कॉन्फ्रेंस हॉल के दरवाजे टूटकर गिर गए और अनगिनत जानवर अंदर घुस आए। सब लोग बुरी तरह डर गए, लेकिन सारे जानवर सीधे बॉब के पास आकर शांति से खड़े हो गए। आखिरकार सच सबके सामने आ गया। बॉब कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि भगवान ने उसे नूह की नाव बनाने के लिए चुना था, क्योंकि बहुत जल्द दुनिया पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। लड़की ने जैसे ही चाबी को खजाने के संदूक में डाला, चाबी अपने आप घूमने लगी। अचानक एक क्लिक हुआ और संदूक खुल गया। अंदर सुनहरी चमक वाला एक कंगन पड़ा था। सबकी आंखें चमक उठी, लेकिन इससे पहले कि लीजा उसे छू पाती, कंगन खुद उड़कर बाहर आया और उसकी कलाई पर कस गया। तभी एक तेज किरण उसकी आंखों में पड़ी और पल भर में वह एक प्राचीन मकबरे में पहुंच गई। लीजा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहां अजीब हलचल होने लगी। दोनों ने मिलकर कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन जितना खींचते उतना कसता गया। तभी उन्हें पता चला कि हेरलाल को कंगन के गायब होने की भनक लग गई है। घबराकर वे कमरे से बाहर भागे, मगर लीजा 2 कदम भी नहीं चली थी कि कंगन ने उसे रोक दिया। अगले ही पल हेरलाल अपने आदमियों के साथ सामने आ गया। अचानक लीजा को एहसास हुआ यह कंगन उन्हें बचा सकता है। उसी की मदद से वे लोग मायावी मकबरे में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, उनके एक साथी की गलती से जाल सक्रिय हो गया। चारों तरफ की दीवारें सिकुड़ने लगी। सबको लगा अब वे दबकर मर जाएंगे। हड़बड़ी में सबने बीच के कंकालों के गड्ढे में छलांग लगाई और किसी तरह बच गए। नीचे गिरते ही वे अगले तहखाने में जा पहुंचे। वहां एक पत्थर हटाते ही उन्हें एक चमकदार क्रिस्टल खोपड़ी मिली। वही कंगन को सक्रिय करने की चाबी थी। खोपड़ी के इशारे पर वे आगे बढ़े और आखिरकार
पौराणिक सुनहरी नगरी तक पहुंच गए। वहां सोने का अंबार पहाड़ की तरह जमा था, लेकिन पीछा करता डाकू भी पहुंच चुका था। उसका इरादा सोना हथियाने और सबको खत्म करने का था। तभी राज खुला। मेलानी असल में सुनहरी नगरी की गुप्त रक्षक थी। लड़ाई छिड़ गई। इस बीच लीजा और उसके साथियों ने सोना एक तराजू पर रखा। वही एकमात्र रास्ता था जिससे बाहर निकल सकते थे। मगर डाकू लालच में बहुत सारा सोना लेकर गहरे गड्ढे में गिर गया। तराजू अटक गया। अब न सिर्फ सोना कम पड़ रहा था, बल्कि किसी एक को बलिदान भी देना था। सब असमंजस में थे। तभी हेरलाल आगे आया। उसने छलांग लगाई और तराजू पर चढ़ गया। उसी पल रास्ता खुल गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कंगन फिर से सक्रिय हो जाएगा। उसने हेरलाल को गड्ढे से खींचकर ऊपर ला दिया। अंत में लीजा और उसके साथी सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्हें सोना तो नहीं मिला, लेकिन सुनहरी नगरी की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब उन्हीं पर आ गई।